गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कक्षा 12 में बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में पिछली क्लास में मैंने आपको जो केम साइकिल है उसके बारे में बताया था और केम साइकिल के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन के बारे में। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको हम कहते हैं प्रकाश श्वसन। तो देखिए प्रकाश श्वसन है क्या, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा सारांश बता देता हूं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। क्योंकि मेरी क्लास में सबसे पहले मैंने आपको C3 साइकिल के बारे में बताया था, जिसमें जो केल्विन एंड बेंसन नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था कि ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए एक अभिक्रिया होती है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, जो कि C3 पादपों में पाया जाता है। और इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा, 3 कार्बन युक्त बनता है जिसे हम फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। और केल्विन साइकिल को पूरा होने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। और केल्विन साइकिल को हमने 4 चरणों में बांटा था, जिसमें हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन देखा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, किसमें, PGA में। उसके बाद जो PGA है उसका अपचयन होता है जिससे आगे ग्लूकोज का निर्माण होगा। और RUBP यानी राइबुलोज 1,5 डाइफास्फेट जो कि CO2 ग्राही होता है केल्विन साइकिल में, उसका पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण का मतलब है उसका पुनर्उत्पादन होता है। तो केल्विन साइकिल पाया जाता है C3 पादपों में। और उसके बाद हमने पढ़ा था C4 साइकिल, जो कि C4 पादपों में पाया जाता है, जैसे कि मक्का है, गन्ना है, ठीक है। इस तरह के जो पादप हैं उनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। तो C4 साइकिल में होता क्या है, C4 साइकिल कार्बन स्थिरीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर 4 कार्बन युक्त जो प्रथम स्थायी यौगिक बनेगा वो कितने कार्बन युक्त होगा, 4 कार्बन युक्त होता है, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आगे मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड कहाँ पहुँचेगा, बंडल शीत कोशिकाओं में पहुँचेगा और वहाँ पर केल्विन साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, जिससे आगे ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और जो मैलिक एसिड है वो अब आ चुका है कहाँ, जो कोशिका द्रव्य है, जो बंडल शीत है उस कोशिका में आ चुका है। और वहाँ पर आने के बाद C4 पादपों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर आने के बाद उससे भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बाहर निकल जाएगी जो केल्विन साइकिल के लिए चली जाएगी। और आगे फिर मैलिक एसिड से पायरुवेट का निर्माण होगा, जो कि वापस मीजोफिल कोशिकाओं में आकर के PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, जो कि फिर से CO2 ग्राही का काम करता है। देखिए C3 और C4 पादपों में मुख्य अंतर यही है कि जहां हम देखते हैं कि C3 पादपों में RUBP कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही है, उसी तरह से C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही कौन है, वहां पर है PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है। पहला अंतर तो ये। दूसरा ये, C3 पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त बनता है जिसे हम 3PGA कहते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। जबकि C4 पादपों में प्रथम स्थायी जो उत्पाद बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। तीसरी बात ये, C3 पादपों में कार्बन स्थिरीकरण यानी CO2 के स्थिरीकरण के लिए कुल 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है।
और C4 पादपों में कितनी आवश्यकता होती है? C4 पादपों में कुल मिलाकर 30 ATP की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। और उसके बाद केल्विन साइकिल में फिर आ जाते हैं, तो C3 पादपों में C3 साइकिल के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कुल कितने चाहिए? 6 चक्कर होने जरूरी हैं, यानी कि 6 बार चक्कर घूमेगा तब जाकर के 6 अणु ग्लूकोज के बनेंगे, यानी कि एक बार में एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। क्लियर? उसी तरह से अगर हम देखें इधर C4 साइकिल में, तो वहां पर ग्लूकोज अणु बनेगा लेकिन बंडल शीत कोशिकाओं में बनता है, क्योंकि C3 साइकिल पूरा का पूरा पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में कंप्लीट होता है, जबकि C4 साइकिल पर्ण मध्योतक और बंडल शीत दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था केम साइकिल के बारे में, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि सबसे पहले क्रेसुलेसी फैमिली में खोजा गया था। क्रेसुलेसी फैमिली के अलावा ऑर्किडेसी, यूफोर्बिएसी, एस्क्लिपिडिएसी और लिलिएसी जैसे कुछ फैमिली में भी ये पाया गया है। कुल मिलाकर 26 फैमिली में इसकी खोज की जा चुकी है। ये ऐसे पौधों में पाया जाता है केम साइकिल जिनमें पत्तियां मांसल और गूदेदार होती हैं, अर्थात मृदूत की कोशिकाओं की भरपूर मात्रा होती है और बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जिससे कि ये अधिक मात्रा में जल का संचयन कर सकती हैं। तो केम साइकिल कहाँ पाया जाता है? मांसल पौधों में पाया जाता है। ऐसे पौधों में पाया जाता है जहां रंध्र रात्रि के समय क्या रहते हैं? खुले रहते हैं, जबकि दिन के समय बंद रहते हैं। तो जो केम साइकिल है उस दौरान मुख्य प्रोसेस क्या है कि इनमें क्या होता है कि रात्रि के समय मीजोफिल कोशिकाओं जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के माध्यम से पादप की पत्तियों में प्रवेश करती है, तो वो वहां कहाँ चली जाएगी? मीजोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चली जाती है। मीजोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पहले से एक यौगिक होता है जिसे हम फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कहते हैं, जो कि उस CO2 ग्राही का काम करता है, बाहर से आने वाली CO2 को ग्रहण करता है और फिर करता क्या है? ये कहाँ होता है? PEP ये मीजोफिल कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है और रंध्रों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल कोशिका के अंदर प्रवेश की है उसको ये ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आगे मेलिक एसिड का निर्माण होगा और मेलिक एसिड फिर कहाँ चला जाएगा? रसधानियों में एकत्रित हो जाता है, यानी रात्रि के वक्त ये सारा प्रोग्राम होता है जिसमें मेलिक एसिड बनता है लास्ट में, और मेलिक एसिड कहाँ चला जाएगा? रसधानियों में, वहां पर जाकर के वो स्टोर हो जाएगा। तो रात्रि के समय जब रंध्र खुले रहते हैं उस वक्त ये प्रक्रिया होती है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहें तो केम पौधों में जिनके अंदर केम साइकिल पाया जाता है उन पौधों में रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कार्बनिक अम्लों के रूप में हो जाता है और ये कार्बनिक अम्ल कहाँ पर संचित रहते हैं? रसधानियों में संचित रहते हैं। ठीक है, अब दिन के वक्त जब प्रकाश की उपस्थिति हो जाती है तब उस वक्त क्या होता है? ये मैलिक एसिड रसधानियों से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और कोशिका द्रव्य में आने के बाद इनमें डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी विकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बाद करती क्या है? वही भोजन का निर्माण। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में विस्तृत हो जाएगी वहां से निकलकर, और क्लोरोप्लास्ट में विस्तृत होने के बाद वहां पर C3 साइकिल द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। और मैलिक एसिड से फिर आगे क्या होता है? मैलिक एसिड से आगे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, लेकिन मैलिक एसिड से आगे क्या होगा? पाइरुवेट डाइपाइनेज एंजाइम की सहायता से फिर से PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बन जाता है। तो वहां पर फिर से वो क्या करता है? CO2 ग्राही का काम करता है। तो अगला जो है वो है फोटो रेस्पिरेशन।
ये है फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि श्वसन की क्रिया दो प्रकार से होती है पौधों में, ठीक है। एक तो होती है सामान्य श्वसन और दूसरा होता है प्रकाशीय श्वसन। सामान्य श्वसन में प्रकाश और अंधकार दोनों का योगदान होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात कि सामान्य श्वसन में प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रकाश का कोई ज्यादा प्रभाव वहां पर नहीं पड़ता है। इसलिए सामान्य श्वसन को हम क्या कहते हैं? डार्क रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि अंधकार श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। तो अंधकार श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर? पहली बात तो ये नॉर्मल श्वसन की बात कर रहा हूं मैं, जो सामान्य श्वसन प्रक्रिया है उस दौरान क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होता है और साथ ही साथ इसको हम क्या कह रहे हैं? अंधकार श्वसन कह रहे हैं। जबकि प्रकाशीय श्वसन में क्या होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी अवशोषित किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्तन किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। क्लियर? पहली बात तो ये। दूसरा, प्रकाशीय श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन कहते हैं, जिसमें प्रकाश का या प्रकाश की उपस्थिति जो है वो प्रभावी होती है। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो सामान्य श्वसन है उसमें जितनी दर होती है श्वसन की दर जो होगी सामान्य श्वसन के दौरान, उससे 3 या 4 गुना ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन की होती है, यानी प्रकाशीय श्वसन की दर अंधकार श्वसन से 3 या 4 गुना अधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, मुख्य बात देखिए क्या है। प्रकाश श्वसन जो है वो शब्द एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम है क्रॉटकॉव। क्रॉटकॉव ने 1963 में प्रकाश श्वसन शब्द दिया था, ठीक है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक हैं जिनमें मुख्य नाम आता है ओटो वारबर्ग का। ओटो वारबर्ग क्या कहता है? उसने क्या प्रदर्शित किया? उसने ये प्रदर्शित किया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वातावरणीय जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? उसने क्या कहा? ओटो वारबर्ग ने ये कहा कि वातावरणीय ऑक्सीजन की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और इस प्रकार से ऑक्सीजन के विपरीत प्रभाव को हम क्या कहते हैं? वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण पर ऑक्सीजन के पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को हम क्या कहेंगे? वारबर्ग इफेक्ट कहेंगे। अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रभावित होता है, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण पर दमनकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन? ऑक्सीजन, वातावरणीय ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद 2 वैज्ञानिक और थे जिसमें ऑर्गेन और बोव, ऑर्गेन एंड बोव, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1971 में फिर से प्रयोग किया और वारबर्ग इफेक्ट को क्या किया? उसका स्पष्टीकरण दिया। मतलब ऐसा होता है तो क्यों होता है? ऑक्सीजन अगर दमनकारी प्रभाव डालती है प्रकाश संश्लेषण पर तो उसकी वजह क्या है? ये बात समझाने की कोशिश किसने की? ऑर्गेन और बोव ने की। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि एक एंजाइम है जिसको हम RUBISCO या रुबिस्को कहते हैं, या हम उसको राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस एंजाइम के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है, यानी इन दोनों में इस एंजाइम के लिए दौड़ होती है कि कौन सा इस एंजाइम को पहले ग्रहण करता है या इसके प्रभाव से पहले क्रिया करता है, ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों किस में होते हैं? प्रतिस्पर्धा में होते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, अब पहले दोनों की बात कर लेते हैं एक एक, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है तो रुबिस्को एंजाइम एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करता है। क्लियर? किसकी तरह काम करेगा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करेगा। अब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो फिर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करता है। दोनों बातें आ गई समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो किस रूप में आएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो आएगा कार्बोक्सिलेज के रूप में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो आएगा ये ऑक्सीजनेज के रूप में। ठीक है। अब प्रकाशीय शोषण के दौरान क्या होता है? देखिए, जब ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो रुबिस्को एंजाइम किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये देखिए, आप फोटो रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन RuBP जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। और यहां पर किस रूप में काम करेगा? ये ऑक्सीजनेज, यानी ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देता है। किसका? RuBP का ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। उत्पाद कौन से बनेंगे? फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोगिल्सरेट, ये दो उत्पाद बनेंगे, फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोगिल्सरेट। तो सीधी सी बात यह है कि RuBP का ऑक्सीकरण फास्फोग्लाइकोलिक एसिड में हो जाता है। इसको फास्फोग्लाइकोलेट भी कह सकते हैं और फास्फोग्लाइकोलिक एसिड भी कह सकते हैं। अब ये अगर बन जाता है, ठीक है, देखिए नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है, अगर आप वापस से रिवर्स में जाते हैं C3 साइकिल के, मतलब वहां पर जाते हैं C3 साइकिल में, वहां पर क्या हो रहा था कि RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा था? ग्रहण कर रहा था, और वहां पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम आ रहा था, और फिर आगे क्या बन रहा था? 3PGA यानी फास्फोगिल्सरिक एसिड बन रहा था। ये तो हो रहा था C3 साइकिल में। लेकिन यहां पर फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? उत्पाद तो वही है RuBP, लेकिन अब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में RuBP ऑक्सीजनेज एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत हो जाता है और बन जाता है फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि PGA का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब नॉर्मल प्रक्रिया में तो क्या होना चाहिए था? PGA बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बन क्या रहा है? फास्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, ना कि फास्फोगिल्सरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब PGA का निर्माण अवरुद्ध हो चुका है, तो हम सब जानते हैं कि C3 साइकिल में हमने देखा था कि यहां पर जो PGA बनता है उससे आगे ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर? अब यहां पर PGA बन ही नहीं रहा, तो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होगा? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की दर जो है PGA का निर्माण नहीं होने की वजह से कम हो जाती है। क्लियर? PGA का संश्लेषण नहीं होता या फिर कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी नहीं हो पाता। आगे क्या होता है? जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बना है, ये वाला जो बना है ग्लाइकोलेट, ये क्या करेगा? अब श्वसनाधार की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ये श्वसनाधार की तरह काम करेगा श्वसन क्रिया के दौरान, और इसीलिए ये चूंकि 2 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इस चक्र को हम क्या कहते हैं? C2 साइकिल कहते हैं। ये 2 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? C2 साइकिल कहते हैं। ये 2-2 बनते हैं दोनों, लेकिन मुख्य क्रिया इससे है, इसलिए इसको C2 साइकिल कहेंगे। इसको ग्लाइकोलेट चक्र भी कहा जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? फोटो रेस्पिरेशन के इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलेट साइकिल भी कह सकते हैं। तो प्रकाशीय शोषण की संपूर्ण क्रिया जो है उसके बारे में अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? डेकर और टीओ को जाता है 1959 में। ये जो 2 वैज्ञानिक है, डेकर एंड टीओ,
इन्होंने 1959 में फोटो रेस्पिरेशन की इस संपूर्ण प्रक्रिया की खोज की और इसका अध्ययन किया। ठीक है, अब देखिए आपको ये याद रखना है कि प्रकाशीय शोषण की संपूर्ण क्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, तो इतनी क्रिया पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होती है। तीनों मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं और फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने साइकिल बना हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो प्रकाशीय शोषण है उस दौरान क्या क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको एक साइकिल जो है उसको मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट में RUBP ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजनेज एंजाइम की सहायता से फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट का आगे ग्लाइकोलेट में क्या हो जाएगा, विफास्फोरिलीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लाइकोलेट बनने के बाद ये जो ग्लाइकोलेट बना है ये ग्लाइकोलेट अब कहाँ चला जाएगा, परऑक्सीसोम में चला जाएगा, यानी इस कोशिकांग में आ जाएगा। ये यहाँ पर आने के बाद ये ग्लाइकोलेट ग्लाइओक्सिलेट और ग्लाइसिन जैसे यौगिकों का निर्माण करेगा। ग्लाइसिन बनने के बाद ग्लाइसिन कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। फिर ग्लाइसिन से अमोनिया बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अमोनिया कहाँ चली जाएगी, बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, जिससे आगे क्या होगा, फिर आगे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये आगे C3 साइकिल में काम आती है। NAD से NADH का अपचयन हो जाएगा और यौगिक जो आगे जो अम्ल बनेगा वो क्या बनेगा, सीरीन बनेगा। सीरीन कहाँ बना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ जाएगा, फिर से पेरोक्सिसोम में आएगा। पेरोक्सिसोम में आने के बाद ये आगे हाइड्रोक्सी पायरुवेट में बनेगा, जल की क्रिया होगी। हाइड्रोक्सी पायरुवेट से फिर आगे गिल्सरेट बनेगा और इस दौरान NADH से NAD यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो काम आ जाती है। तो गिल्सरेट आगे फिर चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में और गिल्सरेट से आगे फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। फास्फोग्लाइकोलिक एसिड से आगे RUBP का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, प्रकाशीय श्वसन के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाशीय श्वसन के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकाशीय श्वसन सहित यानी प्रकाशीय श्वसन युक्त जिसे हम कह सकते हैं, यानी जिनमें प्रकाश श्वसन पाया जाता हो। तो ऐसे पादप तो कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे पादप पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्रों में जो ड्राई कंडीशन वाले पादप हैं उन वहाँ पर पाए जाते हैं शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे हैं वो है प्रकाशीय श्वसन रहित पादप, यानी ऐसे पादप जिनके अंदर प्रकाशीय श्वसन नहीं पाया जाता। तो ऐसे पादप पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, पहले प्रकार के जो प्रकाशीय श्वसन वाले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में, और जिनमें प्रकाशीय श्वसन नहीं होता वो कहाँ पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाशीय श्वसन का महत्व क्या है। ये महत्व ही है, इसको भी हम महत्व में शामिल कर सकते हैं, जो प्रकार हैं पादपों के प्रकाशीय श्वसन के आधार पर। दूसरा महत्व इसका आता है, ये पौधों के विकास में भी सहायक होते हैं। प्रकाशीय श्वसन पौधों के विकास में सहायक है। प्रकाशीय श्वसन में क्या होता है कि O2 द्वारा क्लोरोप्लास्ट के ऑक्सीडेशन से सुरक्षा प्रदान करती। देखिए, जो प्रकाश श्वसन होगा उस दौरान ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, उपभोग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन काम आ जाती है। अगर ऑक्सीजन काम नहीं आए, अगर ये प्रकाशीय श्वसन एब्सेंट हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट को क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। किसका, क्लोरोप्लास्ट का, यानी क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करने की क्षमता रखता है कौन, ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता क्लोरोप्लास्ट को खत्म या नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है, और इस तरह से क्लोरोप्लास्ट की जान भी बेचारे की बच जाती है। तो प्रकाशीय श्वसन के अभाव में
अगर प्रकाशीय श्वसन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता क्लोरोप्लास्ट पर विपरीत प्रभाव डालती है और उसको हानि पहुंचाती है। तो ये तो हो गया प्रकाशीय श्वसन। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रकाश श्वसन और अंधकार श्वसन में कुछ अंतर। फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रेस्पिरेशन में अंतर। ठीक है, पहला अंतर तो यही है कि ये तो होता है केवल प्रकाश में। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा? केवल प्रकाश में होगा, जबकि ये प्रकाश और अंधकार दोनों में होता है या दोनों की उपस्थिति में हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है जो इसमें क्या होगा, इसमें केवल प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में, केवल किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सभी जीवित सेल्स में होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में होता है डार्क रेस्पिरेशन। इसमें श्वसनाधार, फोटो रेस्पिरेशन में श्वसनाधार क्या क्या होते हैं? श्वसनाधार होता है यहाँ पर ग्लाइकोलेट। क्या होता है? ग्लाइकोलेट होता है। श्वसनाधार फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा? ग्लाइकोलेट होता है। और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, इन तीनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद श्वसनाधार प्रकाश संश्लेष जो फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें नवनिर्मित होता है, यानी हमेशा नया बनता है, लेकिन यहाँ पर पहले से बने हुए हो सकते हैं। इसके बाद ये जो प्रक्रिया है, कौन सी? फोटो रेस्पिरेशन, ये तीनों में होती हैं। तीनों में किसमें? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पेरोक्सिसोम, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में होती है। ठीक है, लेकिन ये किस किस में होती है? ये होती है केवल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म व माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इस तरह से ये पहला अंतर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर ये है कि इसमें तो एटीपी नहीं बनती, इसमें एटीपी नहीं बनती और इसमें बनती है। ठीक है, डार्क रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। इसके बाद ये जो है पौधों के लिए आवश्यक क्रिया नहीं है, यानी पौधों के लिए आवश्यक क्रिया नहीं है, और ये क्या है? ये आवश्यक है। ठीक है, यानी डार्क रेस्पिरेशन तो आवश्यक है ही है। और इसके बाद जो अंतर आता है वो है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है, ये O2 की उपलब्धता व तेज तापमान, O2 की उपलब्धता और तेज तापमान के साथ तेज होती है, तेज होती है। ठीक है, और उधर जो है O2 की उपलब्धता पर निर्भर तो करती है, यानी ये जो है O2 की अधिक सांद्रता विपरीत प्रभाव डालती है, विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फोटो रेस्पिरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और सोमवार को मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।